अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा इसमें जो है हम कर रहे थे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। हमने एलोट्रोप्स किए थे कार्बन के दोनों, डायमंड ग्रेफाइट, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ क्वेश्चन किए थे उसके। और उसके बाद जो हम वापस आते हैं कोवलेंट की स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो कोवलेंट में हमारे पास जो है यहाँ पे हमने काम किया था कि जो हमारे पास जाइंट स्ट्रक्चर्स है और सिंपल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे हमने। आयनिक और मेटेलिक दोनों जाइंट हैं। कोवलेंट में हमारे पास दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, तो हम कोवलेंट की बात करने जा रहे हैं अब। और कोवलेंट में हमारे पास 99% जो है 98% जो है हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास दोनों कैटेगरीज आती हैं। इसमें हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, जो कि तकरीबन 98% में कह रहा हूँ आपसे, हो सकता है इससे भी थोड़े से। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं जाइंट कोवलेंट, जाइंट मॉलिक्यूल्स। जाइंट मॉलिक्यूल्स वही होंगे जिनकी स्ट्रक्चर एंड नहीं हो रही, जबकि सिंपल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है वो एंडिंग होती होगी। तो दे आर सिंपल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। एंड एग्जांपल्स आर H2O बनाएंगे खत्म हो जाएगा, आयोडीन बनाएंगे खत्म हो जाएगा, P4 बस 4 एटम से ये भी खत्म हो जाएगा, C10H22 ये भी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, खत्म हो जाएगा, S8 ये भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास, NH3 और CH4 और सारे ये। जबकि जाइंट में हैव नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में डायमंड है, ग्रेफाइट है, फिर हमारे पास सैंड है, फिर सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन है एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तो इनमें से हमने दो एग्जांपल हमने कर ली थी, डायमंड ग्रेफाइट, और बाकी स्ट्रक्चर्स को अब देखने जा रहे हैं कि ये कैसी होती होंगी। तो अगर हमसे कहता है कि डायमंड, इनमें पूरा नेटवर्क होता है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने एक एक करके। तो हम जो है पहले डायमंड की बात कर चुके हैं, एंड डायमंड से बिल्कुल मिलती हुई शक्ल जो है वो सिलिकॉन की भी है एंड सिलिकॉन कार्बाइड की भी है। डायमंड का फार्मूला जस्ट सी है, सिलिकॉन का फार्मूला SI है। सिलिकॉन कार्बाइड के लिए फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं तो सिलिकॉन एंड फार्मूला राइटिंग बताया था कार्बाइड, इसका मतलब कि कार्बन हो गया। दोनों ग्रुप 4 के हैं, तो वैलेंसी जो है इनकी, इसकी भी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी, तो फार्मूला इसका रह जाएगा SiC। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर दैट इज 12, जबकि सिलिकॉन का जो है दैट इज 28। तो सिलिकॉन जो है ग्रुप 4 का ही है, दोनों ग्रुप 4 के हैं, और ग्रुप 4 वाले ही मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। तो इसमें दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होगा, वो अगर आपको डायग्राम बना के देता है, तो उसमें बेसिक जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि कार्बन का साइज छोटा होगा। तो ये कार्बन हो गया, एक कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होगा, और फिर फर्दर आगे भी हर कार्बन जो है 4 से अटैच्ड होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चल रहा होगा। ये डायमंड, इस तरीके से सिलिकॉन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, बस उसमें थोड़ा सा फर्क ये होगा कि उसके एटम्स का साइज जरा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं इससे। तो यहाँ पर सिलिकॉन में हर सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से अटैच्ड होगा,
पहली वाली शक्ल को थोड़ा सा जरा सेट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि साइज छोटा था इनका, जिसकी वजह से बॉन्ड का काफी स्ट्रांग होता है, करीब करीब हो जाएंगे ये। ये सारे के सारे जो हैं कार्बन है, कार्बन 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 एंड कार्बन कार्बन। और कभी कभी ये नहीं बना के देता सी इसके अंदर, तो हमें साइज से जो है पहचानना होता है। सिलिकॉन में बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है, समझ लो उसको बड़ा कर दिया हमने। तो ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 होती है, ग्रुप 4 का है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। अब सिलिकॉन कार्बाइड में क्या होगा, इसकी मिक्स स्ट्रक्चर होगी। हर कार्बन जो है वो सिलिकॉन से अटैच होगा और हर सिलिकॉन जो है वो कार्बन से अटैच होगा। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। तो इसमें होता यह है कि अगर बीच में आपके पास सिलिकॉन आ रहा है यहाँ पर, तो सिलिकॉन की सराउंडिंग में सारे के सारे लगे होंगे कार्बन। मतलब अगर ये बड़ा साइज है तो बाकी वाले जो है छोटे साइज होंगे। और फिर हर सिलिकॉन के साथ जिस तरीके से कार्बन लगे हुए थे, तो ये सिलिकॉन है अगर, तो ये सारे कार्बन होंगे और हर कार्बन के साथ फिर सिलिकॉन लगे होंगे। तो हर छोटा छोटा जो है 4 बड़ों से और हर बड़ा जो है 4 छोटों से अटैच्ड होगा। और इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर चलता जाएगा, जिसको मैंने खुद रोका है, वरना बनाते जाए बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इस तरीके से बनाएं, क्योंकि आपके पास ज्योमेट्री तो होती नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरीके से बना दें तो आपके लिए उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कि हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन से आप अटैच कर दें और फिर स्ट्रक्चर को बनाते जाएं बढ़ाते जाएं। तो खुद रोकेंगे तो रुकेगा। हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सही है। इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे फिर 4 से, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा बढ़ता जाएगा। इस तरीके से अगर आपको सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। सिलिकॉन जो है, हर सिलिकॉन जो है 4 सिलिकॉन से अटैच्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही आप बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये शो करना है कि 4 बॉन्ड्स हैं और हर सिलिकॉन 4 से अटैच्ड है। और ये स्ट्रक्चर जो है एलोबरेट करते जाए जितना चाहे, तो बढ़ता ही जाएगा। मैं खुद रोक दूं तो रुक जाएगा, वरना यू नो कि इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सिमिलरली सिलिकॉन कार्बाइड अगर बनाना है तो आपको वो भी बना सकते हैं आप लोग 2D में। सिलिकॉन बनाए, उसके साथ 4 लगा दें कार्बन, और हर कार्बन के साथ फिर आप लगा देंगे सिलिकॉन। तो कभी अगर ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और नीचे वाला भी बना सकते हैं। तो इट इज अप टू यू। तो इसमें जैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप ऑल्टरनेट में लगाना शुरू करेंगे, तो आपके पास पूरा सही स्ट्रक्चर बन जाएगा कि हर सिलिकॉन कार्बन से नजर आना चाहिए और हर कार्बन जो है वो सिलिकॉन से नजर आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर जो है चलता जाएगा। तो यू कैन मेक आइदर वेज, 2D में बनाना है 2D में बना दें, 3D में बनाना है 3D में बना दें, दोनों स्ट्रक्चर्स इस तरीके से एक्सेप्टेड हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि और जो आपको आसान लगे, क्योंकि हम लोग पिकासो है नहीं, कि आर्टिस्ट नहीं है, केमिस्ट है हम लोग। तो हमें जो शो करना है, क्योंकि ज्योमेट्री हमारे पास नहीं है सिलेबस में इस वक्त, तो हम ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सैंड। सैंड जो है, इसका फार्मूला होता है SiO2। सिलिकॉन जो है ग्रुप 4 का है, इसकी वैलेंसी 4 होगी। एंड ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 का है, ये ग्रुप 4 का है, वैलेंसी 4 होगी। जबकि ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 का है, इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो ऐसा होता है कि हर सिलिकॉन के अराउंड 4 डंडियां और हर ऑक्सीजन के अराउंड 2 डंडियां। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इट इज क्वाइट सिंपल, कि आप क्या करें, यहाँ पर आप सिलिकॉन के अराउंड 4 डंडियां लगा दें और सिलिकॉन से अटैच कर दें। हर सिलिकॉन सिलिकॉन से अटैच्ड होगा, लेकिन थ्रू ऑक्सीजन। देखिए सिलिकॉन के अराउंड 4 डंडियां लगा रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ ऑक्सीजन लगाने के लिए।
तो हर जगह पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हर सिलिकॉन डायरेक्टली सिलिकॉन से अटैच नहीं होगा बल्कि बीच में ऑक्सीजन आ रहा होगा। ऐसा करने से यू कैन सी कि ऑक्सीजन के अराउंड 2 डंडियां आपको नजर आ रही हैं, पूरी हो रही हैं। हर ऑक्सीजन के अराउंड 2 डंडियां नजर आएंगी आपको, और हर सिलिकॉन के अराउंड 4 डंडी नजर आएंगी। इसको भी अगर हम ऐसा बना दें, इट इज क्वाइट राइट, इसको बनाते जाएं बढ़ाते जाएं, बहुत बढ़ जाएगा ये। और इसको अगर आपने 3D में देखना है तो 3D में आपको बुक्स वगैरह में नजर जो आएगा या गूगल पे जो नजर आएगा, दैट विल बी सिलिकॉन टेट्राहेड्रल होता है, ये ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, और इस तरीके से शक्ल बढ़ती जा रही है। इसको पूरे को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको। अब सिलिकॉन की 2-2 वैलेंसी और ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप लगा देंगे इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा देंगे और इसको बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ये हमारे पास जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास जो हमने बताए थे, हमने कहा था हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो आ रहे हैं हमारे पास। डायमंड ग्रेफाइट हमने डिटेल में देख लिया है, सैंड भी हो गया, अभी सिलिकॉन एंड सिलिकॉन कार्बाइड भी हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, इनके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास कौन कौन से थे मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये आपके सामने डिस्प्ले कर दिया हमने। इनकी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज इनकी, नंबर 1, ऑल आर सॉलिड, सब सॉलिड होंगे। नंबर 2, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे आयनिक में मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट 500 से ज्यादा होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है नॉर्मली इनका सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1500 से ज्यादा होगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि टू ब्रेक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड high amount of energy is required, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। नंबर 3, इनसॉल्युबल होंगे पानी में। इनमें से कोई भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। नंबर 4, दे डू नॉट कंडक्ट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा कोई कंडक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है। और इनको जब मेल्ट और बॉयल करते हैं तो इनमें कौन से बॉन्ड टूट रहे होते हैं? इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे होते हैं। तो ये बात हम दोबारा से ऊपर हालांकि लिख के आए, उसके अलावा फिर लिख देता हूँ एक दफा। ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक। इनमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे होते हैं। इसके बाद हम सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा नहीं, सारे के सारे कोवलेंट जो है सिंपल ही होते हैं। बस उसमें एक चीज बतानी है आपको कि उसमें जब हम मेल्ट या बॉयल करते हैं तो उसमें
हमारे पास सिर्फ वीक फोर्सेस टूटती हैं, जिसमें से हमने एक टाइप बताई आपको, वान डेर वाल फोर्स बताई थी आपको, वो बहुत वीक फोर्स होती है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते। तो सिंपल की हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास सिंपल में एग्जांपल दे देते हैं I2 की, फिर P4 की, फिर S8 की, एंड इस तरीके से कोई और H2O उठा लिया हमने, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। आयोडीन ग्रुप 7 का है, तो इसके अराउंड एक डंडी आएगी, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से ये तीसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया। और इनके दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज वेरी वीक फोर्स, तो दे हैव वीक वान डेर वाल फोर्सेस। P4 की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस जो है ग्रुप 5 का है, तो इसके अराउंड 3 डंडियां होनी चाहिए। इसको मैं बनाने की आपके सामने बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया। इस तरीके से हर किसी की वैलेंसी दो दो पूरी हो गई है। एक फास्फोरस का में और सबकी एक वैलेंसी का में, तो एक रखेंगे बीच में, और ऐसे अगर कनेक्ट कर दें तो यू कैन सी कि सबकी वैलेंसी जो है पूरी हो गई, और ये P4 का स्ट्रक्चर बन गया। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर्स बहुत सारे अगर होंगे, ये कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट इज अगेन वीक वान डेर वाल फोर्स। जब मेल्ट और बॉयल करते हैं तो यही फोर्स टूट रही होती है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते। अगेन दिस इज वान डेर वाल फोर्स। S8 की बात करते हैं तो सल्फर ग्रुप 6 का है, तो आपने क्या करना है, आप जो है सल्फर, ये हो गए 3, और ये हो गए 5, अब रह गए 3। एक सल्फर यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर। इस तरीके से S8 का मॉलिक्यूल बना होता है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाएं, बल्कि आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 सल्फर को 4 ऊपर लिख दें और 4 नीचे लिख दें। उसने क्या चेक करना, उसने तो सिर्फ ये चेक करना कि आपने बॉन्ड सही बनाए कि नहीं, हर सल्फर के अराउंड 2 डंडियां आ रही है नहीं आ रही, तो वो भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरीके से जो S8 का मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल खत्म हो गया, छोटा सा मॉलिक्यूल था, क्योंकि एवोगैड्रो के नंबर के सामने ये नंबर कुछ मीनिंग नहीं रखते। एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 10⁻⁻23, तो उस नंबर के हिसाब से तो ये नंबर बहुत छोटा है। तो इनके दरमियान भी जो फोर्स होगी दैट इज वीक वान डेर वाल फोर्स। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़े हुए, एंड द फोर्स इज वीक वान डेर वाल फोर्स। इसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़े होंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है आपको पता है कि कैसा होता है, H2O एक मॉलिक्यूल हो गया, इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और इस तरीके से तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़े होंगे, इनके दरमियान जो है वीक फोर्सेस होंगी, जिनको वान डेर वाल भी कह सकते हैं आप लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा भी कहते हैं बिटवीन, और इंटर भी कहते हैं। इंट्रा विल बी मोर एप्रोप्रिएट, विद इन नहीं है, ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, इंट्रा का वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये फोर्सेस जो है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड बहुत वीक होती है, और यही जो है ओवरकम हो रही होती है। तो इस केस में हम इसको अगर यहाँ पर इसको उठाते हैं यहाँ से, और इसकी हमने जगह दी है हमारे पास, तो यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बतानी थी आपको। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ऑफ
simple molecules only weak intermolecular forces overcome. That is कि covalent bonds do not break. कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटते. सो फार्मूला रिमेन्स सेम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये जो बात की अभी, आइस की बात करता हूँ, वाटर की बात करता हूँ और स्टीम की बात करता हूँ, इन तीनों केसेस में आपको पता है कि यहां से यहां पे मेल्टिंग हो रही है. मेल्ट कर देंगे तो वाटर बन जाएगा. एंड अगर इसको आप बॉयल कर देंगे तो ये बन जाएगा. और यहाँ पे वाटर लिख दें. आइस का फार्मूला आपके पास HOH है, वाटर का फार्मूला भी HOH है एंड स्टीम का फार्मूला भी HOH है. तो सिंपल मॉलिक्यूल्स को जब तोड़ा आपने, मेल्ट किया, बॉयल किया, उसका फार्मूला चेंज नहीं हुआ. उसका फार्मूला पहले भी H2O था, अब भी H2O है और तब भी H2O रहेगा. मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल में टूटते हैं, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते. तो इसलिए जो है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो ये वाली बात होगी. और आखिरी चीज जो है हमारे पास वो है एलॉय. एलॉय एक स्ट्रक्चर है जो मिक्सचर होता है मेटल्स का. तो एलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स. तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स जो हैं, इसमें जब मेटल मेटल मिलेगी तो मेटेलिक बॉन्ड होगा. बस फर्क ये आ जाता है कि जो आयरन है उसके एटम्स का साइज डिफरेंट होगा. उसमें अगर दूसरी मेटल ऐड कर देंगे, जिंक वगैरह, उसके एटम्स का साइज डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से पहली बात तो वो इम्प्योर हो जाएगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा. नंबर 2, उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाएगा. तो द मेटल एडेड टू क्रिएट एलॉय बिकम पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द अदर मेटल. उसका पार्ट बन जाता है. ब्रास इज एग्जाम्पल, जिसमें कॉपर और जिंक जो है ये मेटल्स यूज हुई होती है. ब्रास जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा देन कॉपर, लेकिन मैलिएबल रहेगा. अभी भी लेस मैलिएबल हो जाएगा लेकिन मैलिएबल रहेगा. बट वाई ब्रास स्ट्रॉन्गर देन प्योर कॉपर? उसकी वजह क्या है? ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई of regular arrangement as compared to pure metal, it is disturbed and the layers of atom cannot slide. ये बात जो है आपको यहाँ पे दिखाते हैं डायग्राम में. देखिए पहले जो है प्योर मेटल थी, तो प्योर मेटल में आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे एटम्स का साइज सेम है और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है. क्योंकि अगर देखें तो एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर बना हुआ है और अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ इसके ऊपर इस तरफ और इसमें फोर्स लगाता हूँ इस तरफ, ये स्मॉल बॉल बेरिंग की तरह है जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर से मूव कर जाएंगे. इसे हम कहते हैं कि दे आर मैलिएबल. मैलिएबल का उल्टा होता है ब्रिटल. तो ये जो है लेयर्स जो है आपके स्लाइड कर जाएंगी बड़े आराम से. लेकिन अगर इसमें डिफरेंट साइज के एटम्स आ गए, ये एलॉय है, इसमें पूरे का पूरा उसका स्ट्रक्चर जो था, ऑर्डर जो था, वो खराब हो चुका है क्योंकि इनके आ जाने की वजह से ये जो डिफरेंट साइज के एटम्स इसमें आ गए. तो एटम्स का साइज डिफरेंट होने की वजह से सारी प्रॉपर्टीज आ रही है इसमें. नाउ अगर इफ यू अप्लाई फोर्स, दे कैन नॉट स्लाइड. ये टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं. तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस आता है दैट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स. ये बात हाईलाइट कर देता हूँ. साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई जो डिफरेंट हो जाते हैं उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है. तो हार्डनेस ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन प्योर मेटल. प्योर मेटल जो इतनी हार्ड नहीं होती जितना हार्ड एलॉय होता है. तो आपको पता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हमें यूज करना होता है. अगर प्योर आयरन के हम ट्रैक बिछा दें तो जैसे उसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी वो सारे का सारा फ्लैट हो जाएगा, बहुत मैलिएबल होता है. तो उसका हम एलॉय यूज करते हैं ताकि जो है वो स्लाइड वो ना कर सके, फ्लैट ना हो सके.
कुछ जगहों पे हम चाहते हैं कि उनमें सॉफ्टनेस रहे, जैसे सरिया होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें हम प्योर यूज करेंगे, तो हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि जो है उसकी हार्डनेस जो है वो किस तरीके से हो। जितना ज्यादा इम्प्योरिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी हार्डनेस वगैरह चेंज हो जाएगी। हमारे पास कुछ एलॉय हैं, ये आपको जब मेटल्स करवाऊंगा, मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड एल्यूमिनियम, उस वक्त भी आपको ये बताएंगे। अभी अगर आप लोग याद रख लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। हमारे पास एलॉय जो है कम से कम 4 हमें याद होने चाहिए। तो स्टील है, स्टील में जो मेटल होता है, आयरन होता है, उसमें कार्बन अगर ऐड कर दें तो ये बन जाता है स्टील। तो हमारे पास स्टील की बहुत सारी टाइप्स होती है, तो इसको हम यूज करते हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। रेल के डिब्बे हो गए, रेलवे ट्रैक हो गए, इसके अलावा ब्रिजेस हो गए, पोल्स हो गए, उसके लिए यूज कर रहे होते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है उसमें आयरन के साथ निकल को मिक्स कर दिया जाता है। इसको हम यूज करते हैं कटलरी में, सर्जिकल इक्विपमेंट में, जितने भी आपके पास सीजर वगैरह होते हैं या सर्जिकल ब्लेड्स वगैरह होते हैं, उसमें आपने देखा है कि वो या स्पून है घर में, तो ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। इसमें आयरन के साथ निकल को मिक्स किया होता है। तीसरा जो है ब्रास है। ब्रास में कॉपर और जिंक, इसको ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते हैं, मतलब घर में जो रखे होते हैं उसके लिए शो पीस टाइप के। और इसके अलावा कॉइन्स वगैरह में यूज करते हैं इसको। इसमें कॉपर के साथ, प्योर मेटल कॉपर होती है, उसके साथ जिंक को मिक्स किया होता है। एंड द लास्ट वन इज ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ टिन को मिक्स किया होता है। एस एन स्टैंड्स फॉर टिन। तो टिन और कॉपर का मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज के मेडल्स वगैरह बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा अगर जहन में रह जाए तो अच्छी बात है, इसको एक दफा दोबारा भी करना है, तो ओवरऑल सिलेबस में हमें ये आना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना, फिर इसको आज हमारा जो है बॉन्डिंग खत्म हो गया। इसके बाद हमारे ये 3 चैप्टर अगर हो गए कंप्लीट तो हमारी फाउंडेशन सेट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम कोई भी चैप्टर इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो इसके पास पेपर्स वगैरह जो है इसके मैं आपको भेजूंगा, तो वो करेंगे इंशाल्लाह पहले, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।